हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द आस एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, ये एनसीईआरटी का क्लास है और ये क्लास 6 का पॉलिटी का हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपका 6 से लेकर 12 तक की बातें की जाएगी। ठीक है, तो अभी शुरुआत हमने 6 क्लास से किया है, तो 6 क्लास का पहला चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसमें हम एक सिनॉप्सिस के सहारे चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डिटेल में इसकी बातें करेंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में इसकी बुक खोलेंगे, बुक का पीडीएफ खुलेगा और उसमें हम क्या करेंगे आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। तो एक देखिए, क्लास 6 है तो 6 में हम 6 के तरह ही करवाएंगे, मतलब इसमें बहुत लिमिटेड चीज, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि फिर जैसे ही आप 7th में जाओगे तो 7th में भी कुछ चीजें आपको वहां देखने को मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या कि विविधताओं की समझ, है ना। विविधता की समझ की बात करते हैं तो सबसे पहले ये विविधता है क्या। ठीक है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम बात करें साथियों कि भारत की, ठीक है, जब हम बात करें भारत की ना, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले ये बात करें कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे कि आपको अलग अलग क्षेत्र में, क्या साथियों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, हाँ चलिए मैं पेन का, एक मिनट, चलिए। तो हम बात कर रहे हैं भारत में विभिन्न प्रकार के लोग। ठीक है, विविधता में अगर हम बात करें तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि हमारे पूरे भारत में जो लोग हैं ना, अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है, जहां अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो हम पहले बात करते हैं किसका, भारत में विभिन्न प्रकार के लोग। तो साथियों बात ऐसी है कि अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं, मतलब एक खास क्षेत्र में देखेंगे, मान लीजिए अगर हम बिहार के, भारत की किसी एक क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अलग अलग आपको धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग देखने को मिलेंगे। वहां अलग अलग बोलियां बोली जाती है, अलग अलग उनके रहन सहन है। तो ये क्या है, यही तो विविधताओं को दिखाता है। अगर बात करें तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जो है ना, टोटल कुल 8 धर्म है। कितने धर्म है साथियों, 8 धर्म है। उस 8 धर्म में ना मुख्य रूप से जो है आपका 8 धर्म है। कहीं ना कहीं अगर आप यही चीज को हमारे अपने भारत में देखेंगे तो ये 8 धर्मों का मिश्रण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कहां, भारत में आपको। ठीक है, इसीलिए हम भारत में क्या बोलते हैं, समानताओं और विविधताओं का मिश्रण है। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं भारत को, ये एक विविधताओं का मिश्रण है। ठीक, और आप देखेंगे कि भारत में सभी धर्मों के लोग, अर्थात हम कह दें कि भारत में जो लगभग है आपको, तो यहां पे आपको हिंदू भी मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका मुस्लिम भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, उसके बाद सिख भी मिलेंगे आपको, सिख भी। फिर आप देखेंगे कि यहां पे आपको ईसाई भी मिलेंगे। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे आपको बौद्ध भी मिलेंगे। फिर आपको यहां देखेंगे तो जैन भी देखने को मिलेंगे साथियों। फिर आप इसमें पारसी भी देखने को मिलेंगे यहां भारत में। ठीक, उसके बाद आपको यहूदी भी देखने को मिलेंगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये सभी धर्मों का लोग हमारे भारत में निवास करते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, विविधताओं का देश, या इसे एक और नाम से जानते हैं कि ये विश्व का क्या है, एक लघु रूप है। ठीक है, ये हम भारत को विश्व का लघु रूप भी कहते हैं। रीजन क्या है साथियों, क्योंकि विश्व के लघु रूप कहने के पीछे ये कारण है कि ये जितने भी धर्म है, आप कहीं ना कहीं इसको, हिंदू को छोड़ के और बाकी धर्मों में आप देखेंगे, हिंदू और जैन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी धर्म को आप देखेंगे तो अलग अलग देश में ना एक उनका मेजोरिटी देखने को मिलेगा, और वो 1 से 2 धर्मों के लोग एक कंट्री में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारे भारत में ये सारे के सारे आपके धर्म जो है वो देखने को मिलता है। तो यही क्या है, इनकी विविधताएं हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे की बात अगर हम करें,
साथियों, तो भारत में जाति व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? भारत में जाति व्यवस्था की। तो अगर हम भारत में जाति व्यवस्था की बात करें ना, तो ये अगर देखते हैं हम, तो ये प्राचीन काल से ही अपने यहां चलते आ रहा है। ठीक है, जब आप प्राचीन काल में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वैदिक काल में, कब साथियों? वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वर्ण का विभाजन उस टाइम में आपको देखने को मिलेगा। और जो ये वर्ण का जो विभाजन था ना, उस समय में कितने वर्ण हुआ करते थे? ये 4 वर्ण हुआ करते थे। कितने वर्ण थे साथियों? ये 4 वर्ण थे। ठीक, और ये जो वर्ण, ये जो जाति व्यवस्था था, ये किस पे आधारित था? कर्मों पे आधारित था। किस पे? कर्मों पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस धर्म से, मतलब सॉरी, जिस जाति से है, उनका कर्म भी अलग अलग होता था। ठीक है, अर्थात हम कह दें कि अगर कोई शुद्ध ब्राह्मण है तो उनका काम अपना अलग होता था। ठीक है, अगर कोई क्षत्रिय है तो उनका काम अलग होता था। फिर अगर कोई वैश्य है तो उनका काम अलग होता था। अगर कोई शूद्र है तो उनका काम अलग होता था। अर्थात अगर कोई ब्राह्मण, मतलब शूद्र चाहे कि हम ब्राह्मण का काम कर लेंगे तो ये इसमें नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकते थे और कोई क्षत्रिय वैश्य का काम नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 4 वर्ण का जो विभाजन था अपने प्राचीन काल में, प्राचीन काल के वैदिक काल में, तो कहीं ना कहीं ये कर्मों पर आधारित था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है ना, अपने भारत में कब से आ रहा है साथियों? ये प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। तो कह रहा भारत में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में या एक खास क्षेत्र में भी आपको अलग अलग जातियों के लोग देखने को मिलेंगे पूरे भारत में। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब आता है क्या कि अगर विभिन्न प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं या एक ही प्रकार के लोग एक खास क्षेत्र में रहते हैं, तो उनमें कुछ तो असमानता होगा और उनमें क्या, उनकी भी एक विविधताएं होगी। अगर हम बात करें इनकी असमानता और विविधता की, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, अगर हम बात करें पहले इनका कर लेते हैं विविधता का, तो विविधता में आप देखेंगे धर्म हो गया, क्षेत्र हो गया, मतलब एक क्षेत्रीय जो अपनी एक भाषाएं हैं। फिर अगर आप क्षेत्रीय आधार पर खान पान को देखेंगे तो हर क्षेत्र का अपना खान पान अलग है। जैसे आप साउथ में जाएंगे तो आपको इडली, ये डोसा, सांभर, ये सब देखने को मिलेगा। अगर आप चले जाइए कहाँ, आप अगर इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते तो वहां का खान पान अलग है। अपने बिहार और यूपी तरफ आते हैं तो यहाँ का खान पान क्या है, अलग है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं क्या कि खान पान भी जो है ना, वो आपका अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार का देखने को मिलता है। फिर अगर हम रहन सहन की बात करें तो आप साथियों देखेंगे जो लोग का जो रहन सहन होता है, हर क्षेत्र का आपका अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर साउथ में जाएंगे तो वहां लोग क्या करते हैं, शर्ट पहनते हैं, उसके नीचे में क्या करते हैं, लुंगी मतलब धोती पहनते हैं। ठीक है, अब अगर वही क्या करेंगे, आप जाएंगे महाराष्ट्र की ओर, महाराष्ट्र तरफ जाएंगे, उस क्षेत्र में आपको दिखेंगे जो कि आपको मतलब कुर्ता, धोती, उसके साथ में अपना एक पाग दिखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही आप अगर बढ़ते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे कि कहीं कहीं आपको क्या, कुर्ता पैजामा देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि सबका अपना रहन सहन अलग है और हर क्षेत्र का खान पान भी आपको अलग अलग देखने को मिलता है। फिर हम बात करें किसका, त्योहार का। किसका बात करें साथियों, त्योहार का। तो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र का त्योहार भी अलग अलग। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाए तो बिहू देखने को मिलेगा। फिर अगर आप केरल तरफ जाए, साउथ में जाए, तो वहां का जो आपका कौन सा है, ओनम हो गया, है ना। फिर अगर आप लद्दाख साइड में जाएंगे तो वहां आपको लोसर देखने को, लोसर जो वहां का त्योहार है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखेंगे तो एक पूरे भारत में ही ये सारे के सारे आपको फेस्टिवल देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं हमारे यहाँ त्योहार की भी क्या है, विविधताएं हैं। ठीक, और ये भाषा की विविधताएं, जैसे साथियों देखिए कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वानी। इसका मतलब कि हर एक कोस पे क्या होता है, पानी बदल जाता है। ठीक, हर एक कोस पे क्या होता है, पानी बदल जाता है, लेकिन और हर 4 कोस पे वानी बदल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहावतें हैं कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पे वानी।
ठीक है। लगभग अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे भारत में ना लगभग 1600 से अधिक 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों की अपनी ये विविधताएं हैं, है ना। अलग अलग भाषाओं बोलने की ये ये विविधता, ये खूबसूरती हमारे भारत की है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी इधर आ जाते हैं अब असमानता में। तो ये जो है विविधता क्या हमारे लिए सही है? तो हम कहेंगे कि हाँ, ये हमारे लिए क्या है, ये पॉजिटिविटी है, क्या है, ये सही है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं साथियों असमानता का। ये असमानता क्या है? तो ये तो आपका नेचुरल है, ये प्राकृतिक ने हमें दिया है। ठीक है, ये प्रकृति ने दिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात इसका करें ना साथियों, तो ये क्या हुआ, लोगों के द्वारा, ये मानवों के द्वारा ये चीज आपको असमानता जो है मानवों के द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो चलिए देखते हैं, जैसे क्या है आपका गरीब अमीर। ठीक है, आप किसी खास क्षेत्र में जाके देखेंगे तो वहां आपको क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो बहुत गरीब है, और कुछ वही आसपास में आपको ऐसे लोग भी दिखेंगे जो क्या है, बहुत अमीर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं भाई कि पिछले साल क्या हुआ था कि मुकेश अंबानी जी के बेटा का शादी हुआ था। ठीक, अगर हम बात करें यहां अमीरी गरीबी में, तो उन्होंने क्या किया, लगभग 1,01,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। ठीक है, उनके शादी पे 1,000 करोड़ खर्चा किया। देखिए, ये आम लोगों के लिए लगता है कि बहुत ज्यादा खर्चा किया। रियलिटी क्या है कि अगर जिस बंदे का कमाई 8 लाख करोड़ है, ठीक है, कितना है, 8 लाख करोड़ है। अगर सोच के देखिए 8 से 9 लाख, अगर किसी का 8 से 9 लाख करोड़ किसी का अपना संपत्ति है, अपना उसके पास अर्निंग है, उसमें से अगर 1,000, आप ऐसे सोच के देखिए ना, आपके पास अगर 9 लाख रुपया है, क्या आप 1,000 रुपया खर्चा नहीं कर सकते हैं? लेकिन वही सोचिए कि जिसके पास एक वक्त की खाने की रोटी नहीं है, उसके लिए ये पैसा बहुत बड़ा रकम लगता है। ठीक है, आप जब 1,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं ना, वो किसी के लिए वो बहुत बड़ा रकम होता है, लेकिन आपके लिए वो क्या है, एक छोटी सी राशि है। ठीक है, तो यही तो है अमीरी गरीबी। ठीक, अब अगला है संसाधनों की कमी। अगर हम बात साथियों संसाधनों की कमी की करें ना, तो आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे आपको दिखेंगे जिसके पास सभी संसाधन मौजूद है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 95% जो संसाधन है ना, वो सिर्फ 5% व्यक्तियों के पास मौजूद है। ठीक है, ये 95% जो संसाधन है वो कितने व्यक्ति के पास मौजूद है, 5% व्यक्ति के पास। और 95% व्यक्ति के पास जो है ना, सिर्फ 5% संसाधन मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं साथी किसको दिखा रहा है, असमानताओं को दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर आते हैं, अगला है अवसरों की कमी, है ना, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप देखेंगे कि अब जैसे क्या होता है कि बड़े घर के बेटे हैं, मान लीजिए पिताजी बड़े उद्योगपति है, पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं, कल बेटा पढ़ेगा, अगर नहीं कुछ कर पाया तो लास्ट में उसको क्या करेगा, बड़े करोड़ों का बिजनेस हाथ में थमा देगा। उसके लिए वो क्या है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसी जगह पे आप देखेंगे कि कुछ वैसे गरीब भी आपको देखने को मिलेगा, वैसे लोग भी देखने को मिलेगा जिसके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर में ना आपको जो हम इसमें कहानी बताएंगे एनसीईआरटी में, वहां पे 2 समीर होते हैं। एक समीर के पास क्या होता है, घर से वो परिपूर्ण होते हैं, उसके पास अवसर ही अवसर होता है। लेकिन वही एक और समीर होते हैं जिसके पास अपने अवसरों की बहुत ज्यादा कमी होता है, उनके पास कोई अवसर नहीं होता है, वो मजबूरियां होती है उसको काम करने का। जब तक वो काम नहीं करेगा उसके घर का घर में खान पान नहीं हो पाएगा, पेट नहीं चलेगा, सीधा साधा शब्द में समझिए। ठीक है, तो ये क्या है साथियों, यही तो अवसरों की कमी है। ठीक है, अब आता है जाति व्यवस्था। आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये जाति व्यवस्था भी जो है ना, ये असमानता का है, ये भेदभाव होता है, ऊंची जाति नीची जाति में भेदभाव, है ना। अब क्या होता है कि आपको दिखेगा कि कुछ ऐसे जाति हैं जो हमेशा, जैसे कि ये जो यहाँ पे आपको बताए थे शूद्र के बारे में, उन्हें अब जो पिछड़ी जाति से है उसे कभी भी नहीं चाहता है, वो हमेशा पीछे ही रह गया है। ठीक है, और आपको दिखेगा कि हर जाति में ये चीज देखने को मिलता है कि कुछ आदमी दिखेगा उसमें कि वो पीछे रह गए, कुछ आगे बढ़ गए। तो ये जाति व्यवस्था क्या करता है साथियों, ये असमानता क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जाति व्यवस्था भी क्या है, लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया। जैसा कि हमने प्राचीन काल में जाना था कि वहां पे अगर जिस जाति का लोग था उसका काम भी वही था। ठीक है,
तो अब एक बात बताइए कि क्या शूद्र कभी वो कर्म कांड कर सकते, नहीं कर सकते हैं? क्या उसकी जगह क्षत्रिय कभी जो कर्म कांड है वो कर सकते, नहीं कर सकते? क्या कर्म कांड करने वाले क्या कभी वो क्षत्रिय का काम कर सकते, नहीं कर सकते हैं? तो उस समय की ये जो परंपरा, ये प्राचीन काल से ये जाति व्यवस्था का चला है, जो अभी तक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक असमानता का कारण है। चलिए, ये बातें समझ में आई, तो आगे बढ़ा जाए। आगे बात आती है अब, चलिए, लोगों की भिन्नता। अब देखिए, हम बात कर रहे यहां निकल के कि लोगों में क्या क्या भिन्नताएं देखी गई है। ठीक है, आप देखेंगे पहला क्या कि भाषा। ठीक, अलग अलग क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आपको अलग अलग भाषा बोलने को मिलती है। जैसे आप पहाड़ी रीजन में जाएंगे तो वहां की भाषा अलग है। ठीक है, आप मतलब मणिपुर जाइए, वहां की भाषा मणिपुरी है, कोंकणी है। गोवा तरफ जाइए, कोंकणी भाषा है। कर्नाटक जाइए, कन्नड़ भाषा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये लोगों में भिन्नता को दर्शाता है भाषा। अब खान पान की साथ ही हमने चर्चा कर रखा है पीछे। ठीक है, कि अब इसमें क्या है कि अगले स्लाइड में हम ना आपके लिए खान पान के लिए और वहां अलग से हम लेके आए हैं, उसमें हम दिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब बात करें हम रहन सहन की, तो हमने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों का क्या है, रहन सहन अलग अलग। कहने का मतलब उसका पोशाक, उनका जीवन यापन करने का। कहीं आप देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें लद्दाख की क्षेत्रों में, तो लद्दाख की क्षेत्रों में क्या है, आपका ठंडी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो वहां के रहन सहन क्या, वो लोग क्या है कि हमेशा भेड़ बकरी इसलिए पालते हैं क्योंकि वहां शॉल बनाया जाता है, उनसे ऊन से मतलब स्वेटर बनाए जाते हैं, जिससे क्या, तो वहां का जो है ना व्यवसाय भी अलग है। क्या, अगर आप वही केरल की तरफ आ जाए तो केरल की तरफ सालों भर गर्मी देखने को मिलता है। तो यही तो क्या है, रहन सहन की विभिन्नता है। मतलब हर एक क्षेत्र का अपना अलग रहन सहन देखने को मिलता है। अब देखिए धर्म, धर्म के बारे में हमने बताया कि धर्म क्या है आपका, यहाँ सभी धर्मों का मिश्रण है ना। किसी आप खास क्षेत्र में एक धर्मों की वहां पे ये नहीं देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक धर्म है, वहां पे आपको अलग अलग धर्मों की यहाँ पे विविधताएं देखने को मिलेगी। लगभग 7 से 8 धर्म है जो हमारे भारत में देखने को मिलता है। इसीलिए तो साथियों, भारत को हम क्या कहते हैं, विश्व का लघु रूप कहते हैं। अगर हम बात करें रंग रूप का, तो आप सोच के देखिए कि जो मतलब नॉर्थ में रहता होगा, ठीक है, मान लीजिए हिमालय रीजन में रहता होगा, तो उसमें हिमालय रीजन में आपका कौन कौन आ गया, लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है। तो इस क्षेत्र का जो है ना, यहां साथियों सालों भर क्या पड़ता है, ठंडा पड़ता है। क्या होता है, ठंडा पड़ता है। यही आप हम बात करें किसका, साउथ का ना, तो साउथ में अगर हम केरल की बात करें तो केरल पूरा का पूरा कहां पड़ जाता है, ये कर्क रेखा, सॉरी, विषुवत रेखा के नजदीक पड़ जाता है। और विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण यहां वर्ष भर क्या होता है, गर्मी पड़ता है। तो आप यहां के लोगों को देखेंगे ना, वो आपको गोरे रंग का दिखेगा, अधिकतर लोग आपको गोरे ही नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सांवले और काले रंग के लोग देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, रंग रूपों की तो भिन्नताएं हैं क्या। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अलग अलग भारत के क्षेत्रों की जो अलग अलग विविधताओं को दर्शाता है ये क्या। अब देखिए आता है क्षेत्रीय भिन्नता। क्या, अगर हम बात करें क्षेत्रीय भिन्नता की, तो हमने पहले बात कर रखा है इसके बारे में कि अलग अलग क्षेत्रों की अपना अलग अलग क्या है, उनका कल्चर है ना। कल्चर है, बोलियां है, खान पान है, रहन सहन है, यही तो इनकी क्षेत्रीय भिन्नताओं को दिखाता है। अब देखिए त्योहार की बात करेंगे, तो त्योहार हमने बताया कि आप नॉर्थ में जाएं तो वहां का अलग त्योहार है, क्या साउथ में जाए तो वहां अलग त्योहार है। तो इस साथियों, इसका और आपका खान पान का हम दोनों का अगले स्लाइड में लेके आए हुए हैं, उसको हम वहां समझाते हैं अच्छे से। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, अब देखिए, अगर हम बात करें खान पान का, तो खान पान जो है ना आपका हर क्षेत्र का अलग अलग है। आप नीचे अगर आप साउथ में आएंगे तो आपको चावल की बने हुए वस्तुएं अक्सर देखने को मिलेगा, जिसमें उपमा है, इडली है, क्या अप्पम है, ये सब देखने को मिलेगा। अगर आप क्या करते हैं, यही चले जाते हैं कहा नॉर्थ में, तो नॉर्थ में अलग अलग चीजें देखने को मिलेगा खाने में। क्या, तो ये कहीं ना कहीं किसको दर्शाता है, आपके खान पान। देखिए
आप अगर इधर आएंगे गुजरात की तरफ ढोकला ज्यादा खाने को मिलेगा। आप चले आइए इधर यूपी की तरफ तो यहाँ आपको कचौरी जिलेबी मिलेगा। क्या आप बिहार में आइए तो आपको दही चूड़ा मिलेगा। क्या और फिर इसके बाद आप इधर आएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में देखिए क्या है, अलग अलग खान पान आपको देखने को मिलेगा। तो यही क्या है, हमारे भारत की तो विविधता है, यही तो खूबसूरती है हमारे भारत की, जिसमें एक पूरे भारत में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाने पे क्या होता है, आपका खान पान अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद साथियों अगला है आपका, देखिए यहां पे अब आता है आपका त्योहार की बात करते हैं। किसका बात करते हैं साथियों, त्योहार की। तो त्योहार में अगर बात करें तो देखिए नॉर्थ में यहां पे पड़ता है कौन, आपका लद्दाख पड़ता है, लद्दाख। अगर लद्दाख की अगर हम देखें तो यहाँ का कौन सा फेस्टिवल है, लोसर फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है, तो लोसर है। अब देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में जब आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, एक सिकारा फेस्टिवल होता है, तो यहाँ का अलग फेस्टिवल है। आप अगर इधर आएंगे हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ का फेस्टिवल अलग देखने को मिलेगा। फिर आप नीचे पंजाब में आएंगे तो लोहरी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इधर से आ जाइए राजस्थान, राजस्थान में जब आइएगा तो आपको गणगौर फेस्टिवल देखने को मिलेगा। फिर इसके नीचे अगर आ जाइए कहाँ पे, गुजरात में, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, नवरात्रा में जो वो डांडिया होता है ना, वो देखने को मिलेगा। क्या उसके नीचे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आपको यहाँ पे क्या, गणेश चतुर्थी भी धूमधाम से मनाते हुए देखने को मिलेगा। क्या अगर नीचे आए केरल में तो केरल में आपको ओणम देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में आइए साथियों तो यहाँ आपको पोंगल देखने को मिलेगा, है ना। तो अलग अलग क्षेत्र में, अगर अपने बिहार में तो छठ पूजा अपने यहाँ का फेमस है। यूपी में देखिए तो रामनवमी देखने को मतलब रामनवमी पर त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बस्तर दशहरा आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। अभी जो हाल ही में रथ यात्रा निकला था उड़ीसा का, तो वहां आपको रथ यात्रा देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते कहीं ना कहीं हमारे भारत में अलग अलग प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो ये किसको दिखा रहा है, ये विविधता को ही तो दिखा रहा है साथी। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आगे आता है शास्त्रीय नृत्य। ये किसका पार्ट है साथियों, ये है आपका संस्कृति का। ये किसका है, संस्कृति का, है ना, ये कल्चरल है ना। ये शास्त्रीय नृत्य हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये संस्कृति का पार्ट है। तो अगर आप आएंगे लद्दाख के क्षेत्र में तो यहाँ का अलग है नृत्य, है ना। क्या अगर इधर लद्दाख में आएंगे तो आपको मिलेगा कथक, च्यानमो फेस्ट मिलेगा नृत्य। इधर आइएगा तो रौफ मिलेगा आपको। फिर इधर आइएगा तो आपको भांगड़ा मिलेगा। ठीक, इधर आइएगा हिमाचल में तो नती मिलेगा। नीचे हरियाणा आइए झूमर मिलेगा। ये देखिए झूमर है और ये घूमर है, दोनों अलग अलग है। राजस्थान में घूमर है, हरियाणा में झूमर मिलेगा। इधर आप पढ़िएगा तो आपको चौलिया मिलेगा। आप आ जाइए यूपी, ये उत्तराखंड है, यूपी में आइएगा कथक मिलेगा। अपने बिहार में आइए तो जाट जटिन मिलेगा। क्या तो इस तरह से अगर आप महाराष्ट्र में जाइए तो लावनी देखने को मिलेगा। क्या अब इधर से कर्नाटक आइए तो यक्षगान। तो ये क्या है, अगर अब नॉर्थ ईस्ट में आएंगे असम में बिहू मिलेगा, अरुणाचल में भुइया मिलेगा। तो यही तो हमारे भारत की विविधताएं हैं। क्या यही तो हमारे भारत की विविधताएं हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल देखने को मिलेगा। मतलब बोली भाषाएं, खान पान, रहन सहन और रंग रूप सब में भिन्नताएं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए एक बात और यहां से निकल के आता है कि यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का ना अलग अलग अपना क्या था कि कार्यशैली है। चलिए एक एग्जाम्पल के अभी पहले हम यहां से चलते, पहले एक नॉर्थ की बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, एक साउथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ में ले ले लद्दाख को, क्या ले ले साथियों, लद्दाख को ले ले। यहां पे हम बात कर लेते हैं लद्दाख की। ठीक, और यहां हम बात कर लेते हैं केरल की, केरल की। अब देखिए यहां पे जब आप आएंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि यहाँ के प्रदेश कैसा था, ठंडी जलवायु का था। तो अगर यहाँ ठंडी जलवायु प्रदेश है, यहाँ सालों भर अगर ये एरिया बर्फ से ढका हुआ रहेगा, तो इसमें यहाँ के रहने वाले लोग
उसी हिसाब से यहाँ पे कृषि करेगा या मतलब पशुपालन करेगा, जिससे उसके फायदा हो सके। तो आप देखेंगे कि ये सबसे उत्तरी भाग में होता है। लद्दाख का मैक्सिमम एरिया जो है ना रेगिस्तानी है। वो कैसा रेगिस्तानी है? बर्फ से ढका होता है। बर्फ से ढका होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, खेत मतलब फसलें या कृषियां नहीं किया जाता है। तो इसलिए इस एरिया के लोग ना, आपको दिखेगा कि एक बकरी पालता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बकरी पालता है लोग। और बकरी कैसा होता है, वो इससे एक पश्मीना ऊन होता है, ठीक है। पश्मीना ऊन निकाला जाता है उस बकरियों से, ठीक। अब वही आप देखेंगे कि यहाँ की जो धर्म की बात करें तो यहाँ का मैक्सिमम जो लोग हैं ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। कौन से धर्म साथी? ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक। अब देखेंगे कि लगभग अगर हम 400 साल, अब से लगभग 400 साल पहले की बात करेंगे तो यहाँ पे किसका प्रचार हुआ? यहाँ पे मुस्लिम धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे मुस्लिम धर्म का प्रचार हुआ तो कहीं ना कहीं इस एरिया में मुस्लिम भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो आपको वहां पे बौद्ध और मुस्लिम की अधिकताएं इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। एक बात और बताएं, देखिए यहां से क्या है कि यहां से इस एरिया से, देखिए ये लद्दाख है ना, तो लद्दाख से क्या था कि इधर से आपका ऊपर वाला हिस्सा तिब्बत का पठार है। तो अगर आप तिब्बत के पठारी क्षेत्र में जाते हैं तो ये एक रास्ता था जिधर से रेशम मार्ग मतलब इधर से चीन और अरब के व्यापारी भी आया करते थे। तो कहीं ना कहीं लद्दाख से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रचार जो हुआ था ना, वो तिब्बत तक हो गया। तो इसलिए हम लोग लद्दाख को ना छोटा तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ का एक क्या था कि बहुत अच्छे मतलब यहाँ के अगर हम बात करें गाथाओं का ना, तो यहाँ का अपनी एक गाथाएं हैं। वो गाथा को हम लोग क्या कहते हैं? केसर सागा कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख की एक गाथाएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं केसर सागा, ठीक है, केसर सागा, ठीक। अब देखिए ये केसर सागा जो है ना, ये एक गीत मतलब ये ग्रुप में इसमें गीत गाया जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि ये आपका बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, मुस्लिम को मानने वाले, ये सभी धर्मों के लोग एक साथ इसका गान करते हैं और इसको मतलब मतलब गा के और इस पे अपना वो लोग खेल मतलब कह सकते हैं इसको कि वो लोग क्या कर सकते होंगे, सोचिए। हाँ, तो इसको क्या कह सकते हैं यार, बोलो क्या हो सकता है? तो ये लोग जो है यहाँ पे ये केसर सागा मतलब एक गीत को गा के अपना नाटक, हम नाटक कह सकते हैं यार, नाटक मतलब वो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक वहां का फेमस है, क्लियर। अब इसी तरह हम अगर नीचे आ जाए, कहा? केरल में। अगर आप केरल में आते साथी तो ये पूरे गर्म प्रदेश है। अगर ये गर्म प्रदेश है तो यहाँ पे क्या होगा, उसी टाइप का देखने को मिलेगा खेती बाड़ी। तो यहाँ लोग कृषि भी करते हैं। देखिए अगर हम बात करें ना केरल का, तो केरल आप इधर से देखेंगे, एक मिनट, चलिए, ये केरल जो है ना कहीं इधर से एक पश्चिमी घाट की पहाड़ी गई हुई है, ठीक है। और आप इधर से देखेंगे तो इधर से क्या है, ये अरब सागर है, ठीक। तो इसके बीच में बसा हुआ है केरल आपका। तो यहाँ पे कृषि भी हो जाता है, क्या? कृषि भी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ और क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है यहाँ? यहाँ कृषि भी लोग कर लेते हैं, इसके साथ साथ मछली पालन, है ना, मछली पालन भी कर लेते हैं ये लोग यहाँ पे, है ना। तो सॉरी, मछली पकड़ते हैं, मछली पालन नहीं करते, मछली, क्योंकि ये अरब सागर से है। तो यहाँ का अब बताइए, यहाँ का जो खान पान भी होगा वो अलग होगा। कैसे? ये लोग अपना मछलियां ज्यादा मतलब प्रयोग करते होंगे खान पान में, क्या? यहाँ पे रहने वाला धर्म अलग धर्म है। जैसे आपको यहाँ हिंदू भी मिलेंगे, है ना, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, उसके बाद और क्या मिलेंगे आपको, तो ईसाई भी मिलेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम सिर्फ केरल की बात करें और इसका बात करें तो दोनों में काफी विविधता हमको देखने को मिलता है। तो बातें यहाँ तक समझ में आई। अगर हम बात करें यहाँ पे ना एक बात कि भले ये एरिया अलग अलग है, ठीक है, ये क्षेत्र अलग है, वो तो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन इस दोनों एरिया में कहीं ना कहीं आप व्यापार करने के लिए चीन से भी लोग आए और अरब से भी आए। अब देखिए यहाँ पे आने के पीछे ये था कि इधर जो कृषि होता था तो इसमें आपको मसालों की खेती भी अच्छी खासी होती थी, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च। आप जानते हैं वास्को डी गामा भी यही चीज लेने आया था, है ना। तो यहाँ अच्छे खासे तो अरब इधर से आसानी से आ जाते थे, ठीक है।
और फिर इधर से आपका चीनी आते थे। तो कहीं ना कहीं चीनी के बारे में ऐसा कहा जाता कि यहाँ भी चीनी आया था, क्योंकि उसके कुछ साक्ष्य यहाँ मिले हैं जो हम एनसीईआरटी के बुक में आगे बताएंगे आपको। चलिए, बातें यहां तक समझ में आई तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये रहा। अब साथियों यहाँ पे बात करते हैं हम अनेकता में एकता का, है ना। अनेकता में एकता, ये अनेकता में एकता क्या, अर्थात अगर इसका जब हम सबसे पहले देखें ना, तो ये कह रहा विविधता में एकता को ही हम लोग अनेकता में एकता कहते हैं। इस शब्द का जो प्रयोग है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन साथियों, पंडित जवाहरलाल, सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र किए थे। ठीक है, किसका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये शब्द का प्रयोग किए हैं। और उन्होंने कहा था कि हमारे भारत में तो विविधताएं हैं, लेकिन ये इतनी जटिल है ना कि इसे मतलब लोगों के ये दिल में बसता है ये चीज, इसको अलग करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब आगे हम यही पे बात करेंगे कि अंग्रेजों ने जब भारत में शासन करना शुरू किया था ना, तो अंग्रेज को ऐसा लगा था कि ये बहुत अच्छा जगह है मतलब राज्य करने के लिए, और हम बहुत लंबे समय तक इस पर हम राज्य कर सकते हैं। यहाँ रीजन क्या था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे क्या विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ लोगों में असमानताएं हैं, तो हम क्या करेंगे, आराम से फूट डाल के और शासन कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भले यहाँ जाति अलग हो, धर्म अलग हो और लोग की अपनी कल्चर अलग हो, लेकिन अगर बात देश की आती है ना, तो सब एक हो जाते हैं हम लोग, क्या। चलिए, तो यहाँ पे बात किया है क्या कि इन्होंने ही इस बात को जिक्र किया है, क्या, अनेकता में एकता शब्द को जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया है। अब देखिए, बात करते हैं राष्ट्रगान के बारे में। तो इन्होंने आर.एन. टैगोर ने इस गीत को राष्ट्रगान को लिखा था, आपको पता है। 24 जनवरी 1950 को इसको सम्मिलित कर लिया गया था भारत के संविधान में, है ना। उसे राष्ट्रगान के रूप में घोषित कर दिया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अब देखिए क्या होता है। तो राष्ट्रगान जब गाया जाता है ना, तो आप देखेंगे कि कुछ लाइन उसमें लिखा हुआ कि ये नहीं, रुकिए, पंजाब सिंध। देखिए, एक गीत में, मतलब एक गान में, देखिए आप वो कितने दूर को समेट रहे हैं। वो बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है ना कि पंजाब सिंध, क्या बोलते हैं साथियों, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। देखिए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। आप देखिए इधर से, ये पंजाब आपका नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है, सिंध नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है, ऊपर वाला हिस्सा जो पहले अपना ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब गुजरात, तो ये पूरा का पूरा वेस्ट का हिस्सा हो गया, पश्चिमी भाग हो गया। मराठा उसके वेस्ट साउथ का पार्ट हो गया, है ना। उत्कल बंगा, क्या बोले हैं, उत्कल बंगा। अब उत्कल तट जानते हैं, जो उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है, ये साउथ ईस्ट का पार्ट हो गया। बंगा जो पहले पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बंगाल का पार्ट हुआ करता था। तो देखिए वो उन्होंने क्या किए, राष्ट्रगान में ना, आर.एन. टैगोर ने राष्ट्रगान में वो देखिए इसी वर्ड, मतलब इतना ही लिखे हुए चीज में ना पूरे भारत को क्या करता है, एक मतलब धागे में, मतलब एक धागे से बांध देते हैं। ठीक है, कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, मतलब ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सबको एक साथ समेट लेते हैं इस वर्ड ने, है ना। तो ये भी किस चीज को दिखा रहा है, अनेकता में एकता या विविधता में। इसे ही हम लोग कहते हैं विविधता में एकता, विविधता को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनेकता कहते हैं। चलिए ठीक है, अब उसके बाद आता है कि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध। सही बात है, जब हमने बता रहा था अभी कि जब अंग्रेजों ने क्या किया, भारत पे शासन करना शुरू किया, तो उनको लगता था कि हम बहुत लंबे समय तक करेंगे, क्योंकि यहाँ अलग अलग जाति और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन बात ये हुई कि यहाँ पे जब देश की बात आई तो सब अमीर गरीब ऊंच नीच, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब एक हो गए, है ना। सभी धर्म के लोग एक हो गए और एकजुट होकर उन्होंने क्या किया, अंग्रेज का विरोध किया। इवेन की इन्होंने क्या, इन लोगों ने राष्ट्रीय मतलब अंग्रेजों के विरोध के रूप में जो एक प्रतीक रखा था वो था राष्ट्रीय ध्वज। वो भी एक था, भले हमारे
मतलब भारत में अलग अलग विविध प्रकार के क्षेत्र की संस्कृति विविध विविध है, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन सभी ने मिलकर क्या किया, एक ही राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करते हुए विरोध किया। किसका? अंग्रेजों का विरोध किया। फिर आता है साथियों यहाँ पे जलियांवाला नरसंहार, जो आप जानते हैं कि जनरल डायर के द्वारा जो यहाँ पे गोली चलवाया गया था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसमें हिंदू भी थे, ठीक है, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, उसमें सिख भी थे, सिख भी थे, ठीक है। तो उसमें कौन थे? हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और सिख भी थे, ठीक, सिख भी थे, ठीक। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि यहाँ पे जो ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख भी थे, उसके बाद अलग अलग आपका इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे, बूढ़े भी थे, है ना। इसमें सभी लोगों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे सभाएं हो रही थी, जिसपे जनरल डायर ने इन निहत्थे पर क्या किया, गोली बरसा दिया गया था। इन्हीं के याद में एक गीत लिखा गया है, जो गीत आपको एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में हम बताएंगे। वो गीत भी अनेकता में एकता को दिखाता है। क्या बातें समझ में आई? अब चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो अब आते हैं एनसीईआरटी पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे, ठीक है। चलिए, चलिए यहां से आते हैं, विविधता में समझ की बातें करते हैं, ठीक है। विविधताओं में समझ, देखिए यहाँ क्या है, अगर क्लास 6 है ना, तो इसमें बच्चों की तरह ही बातें की गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, अपने इसी लेवल से चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक। और चलिए यहाँ पे क्या किया है, बात क्या है, विविधताओं की समझ का, ठीक है। इसमें विविधताओं की समझ की बात की है। तो देखिए एक सिंपल बात है, इसमें बच्चों की कहानी की तरह दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि क्या अगर एक क्लास में अलग अलग अगर बच्चे जो बैठ के पढ़ते हैं, आप उसके रंग रूप को देखिए, तो रंग रूप भी आपको अलग अलग लोगों का दिखेगा। क्या चेहरा एक जैसा मिलता है क्या? नहीं, सबके चेहरा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहते वहां तक तो छोड़िए, अगर हम बच्चे को क्या करें ना कि एक मतलब क्या कहें, ड्राइंग बनाने के लिए दे दिए ना एक ही चीज का, तो सबका जो बनावट होगा ना कहीं अलग अलग होगा। तो वही चीज को यहाँ पे दिखाया है। देखिए एक बच्चे क्या करते हैं, उनका उसका ड्राइंग इस टाइप का होता है, दूसरे का आपका देखिए इस टाइप का होता है, तीसरे का इस टाइप का होता है। तो कह रहा है जिस तरह से हम एक तरह की लिखावटें नहीं कर सकते, हमारी चेहरा एक तरह की नहीं होती है, या हमारे रंग रूप एक तरह की नहीं होती, हमारी भाषाएं एक तरह की नहीं होती है, यही तो हमारी विविधताएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं, और एक ही जगह में आपको अलग अलग रंग रूप के लोग देखने को मिल जाएंगे, और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। तो यही तो विविधताएं, अलग अलग धर्मों के लोग मिल जाएंगे। चलिए अगर हम बात करें, इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, चलिए देखिए शुरुआत हम यहां से करेंगे, ठीक है। दोस्ती करना, ठीक है, आपके सामने शुरुआत यहां से करेंगे, दोस्ती करना। कह रहा है क्या कि क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, ठीक है। बातें कर रही है, दो दोस्त की कहानी है यहाँ पे। एक का नाम होता है समीर, दोनों का नाम समीर होता है, ठीक है, दोनों का नाम होता है समीर। एक को कहा जाता है समीर फर्स्ट, और दूसरे को कहा जाता है समीर, दूसरे को कहा जाता है समीर सेकंड, ठीक है। एक है आपका समीर फर्स्ट, एक होता है समीर सेकंड, ठीक।
कहानी ये दो दोस्त की है, ठीक। अब ये दोस्ती शुरुआत कहां से होता है, देखिए अब क्या होता है कि एक समीर जो होते हैं, पहला समीर, वो समीर रोज स्कूल जाया करते हैं, ठीक, पढ़ने जाते हैं। जब वो रेड सिग्नल पर क्या होता है, जब वो अचानक जब रेड सिग्नल होती है, जब चौराहे पर वो रुक जाते हैं, तो वहां देखता है कि एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, हाथ में पेपर लिए वो बेचते रहता है, ठीक है। तब नजर पड़ता है एक बार ये बड़े समीर पे। जब ये बड़े समीर पे नजर पड़ता है ना, तो उस और वो बड़े समीर क्या करता है, इससे ना पेपर मांगता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, पेपर इसको इंग्लिश वाला इसके तरफ बढ़ाता है, ठीक। तो अब इनको लगता है यार, ये कहते हैं कि नहीं यार हमको हिंदी वाले पेपर दो। वो चौंक जाता है, ये जो छोटा बच्चा है ना आपका, ये चौंक जाता है। इसको लगता है कि भाई आप हिंदी वाले, तो बोला हाँ मैं हिंदी पढ़ता हूँ, ठीक। तो इनको लगता है, इसको लगता है कि यार ये इतने अच्छे पहनावे हैं इसके, है ना। रुकिए थोड़ा फोटो नीचे कर ले रहा हूं, है ना। अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लगता है यार इतने अच्छे पहनावे हैं और इतने अच्छे बोलने में है, मतलब इनके देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये अंग्रेज है। तो बोलता है भाई आपको तो अंग्रेजी पेपर पढ़ना चाहिए, तो आप हिंदी बोले कि नहीं नहीं हमको हिंदी पढ़ने भी आता है और बोलने भी आता है, क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट है। अब ये बात जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वही बात है कि काली अक्षर भैंस बराबर। तो इसको समझ में, इसको पल्ले नहीं पड़ा कि ये क्या बोल रहा है, ठीक। तो अब क्या होता है कि ये कहता है कि भाई ये सब्जेक्ट क्या है, ठीक। ये बच्चा पूछता है कि ये सब्जेक्ट है क्या। तो इसके लिए लगता है ये बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब मानो कि ये सब्जेक्ट का अर्थ प्रजा सोचता है, ठीक। तो कहता कि ये सब्जेक्ट क्या है। तब तक में क्या होती है, हरी सिग्नल हो जाती है और ये क्या होता है, यहां से निकल जाते हैं, ठीक। अब देखिए आगे जब आप बढ़िएगा, चलिए अगला पेज में चलते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि सब्जेक्ट, उसने पूछा कि अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको क्या समझ में कि सब्जेक्ट क्या होता है ना। तब तक में क्या होता है, ये सब्जेक्ट के बारे में बताना ही वो शुरू किया था, कुछ कहना चाह ही रहा था। तब तक में क्या होता है कि हरी बत्ती हो जाती है और पीछे गाड़ी की हॉर्न, मतलब शोरगुल इतना ज्यादा हो जाता है कि मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगली बार फिर से वो क्या होता है कि लड़का वहां पर रहता है और ये आता है, ठीक है। तो दौड़े दौड़े आता है, बोलता भैया, जो छोटे वाले समीर है वो आके बोलता है भैया लो आपका पेपर, हिंदी वाला पेपर। देखिए वो लड़का इसको समझाता है कि लीजिए आप ये हिंदी वाला पेपर, ठीक है। अब ये पेपर तो इसे दे देता है, लेकिन फिर यहां पे क्या होता है, एक मिनट यार, है ना। ठीक। तो अब क्या होता है कि लड़का इससे पूछता है कि भाई कि ये सब्जेक्ट क्या होता है हमें बताओ, ठीक। तो फिर ये लड़का पूछता है इससे कि क्या, बड़े वाले जो है समीर, जो है समीर फर्स्ट जो साइकिल से रोज आता है, ये पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। तो बोलता है कि नहीं। तो बताता है कि जब मैं इतना ऊंचा था, अब इतना ऊंचा क्या, जो उसके साइकिल का जो सीट है ना, वो सीट के बराबर दिखाता है कि जब मैं इतना ऊंचा था ना, तब से ही पेपर बेच रहा हूं। पहले तो मैं छोटा था तो मेरी मम्मी भी साथ में आती है, लेकिन अब मेरी मम्मी कहाँ रहती है, मेरठ में रहती है, ठीक है। तो तब तक में हरी बत्ती हो जाती है, ठीक है। फिर वो यहां से लड़के निकल जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रहा है, ऐसा सुनने को आया कि वो बोला कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरठ में है, ठीक। फिर क्या होता है कि ट्रैफिक के शोरगुल में फिर डूब जाता है, कह रहा कि मेरा नाम समीर है। अगले दिन उसने, ठीक। अब अगले दिन फिर जैसे ही आया तो बोलता है कि मैं, पूछता है इससे नाम पूछता है, ठीक, बड़े शर्माते हुए नाम पूछता है। तो ये बताता है कि मेरा नाम क्या है, समीर है, ठीक। उतने में क्या होता है कि ये जो लड़का होता है ना, इससे भी पूछा जाता है कि बाबू बोल तुम्हारा नाम क्या है। तो ये भी बड़े शर्माते हुए कहता है क्या, कि मेरा नाम भी क्या है, समीर है, ठीक। चलिए, कह रहा है आपका नाम क्या। तो कह रहा है यह तो बड़े बड़े आश्चर्य की बात है
थी कि मेरी साइकिल डगमगाई और मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया क्या? उसकी आंखें एकदम चमक उठी और हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? देखिए, अब वो लड़का छोटे वाला से जब नाम पूछा गया था तो वो भी बोला मेरा नाम समीर है। फिर आप वो लड़का शर्माते हुए इसका नाम पूछता तो बोलता मेरा भी नाम समीर है। तो बड़े वाले समीर इससे कहता है क्या तुमको पता है कि ये समीर का अर्थ क्या होता है? तो उसे तो पता ही नहीं था। तो वो बताता है क्या कि समीर का अर्थ होता है हवा, पवन, पवन पुत्र। तो लड़का सोचने लगता है यार कि ये क्या है। तो पूछता है कि क्या जानते हो ना? तो ये हनुमान। तो बोला कि हनुमान का ही ये अलग अलग नाम है। ठीक है, तो पवन पुत्र के नाम से हनुमान को जाना जाता है। तो ये बोला कि इसका अर्थ, समीर का अर्थ ये होता है। ठीक, तो कह रहा तो अब से आप समीर एक, मतलब छोटा वाला लड़का कहता है कि आप समीर एक और मैं समीर दो, है ना। और फिर यहां से क्या होता है, लड़का क्या खूब खुश हो जाता है। फिर यह कहता कि चलो हाथ मिलाओ। तो अब देखिए, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, एक बड़ा लड़का, जैसे मतलब छोटा वाले बच्चे हाथ बढ़ाते हैं, इसके हाथ में हाथ देते हैं, मानो कि ऐसा बड़े वाले समीर को महसूस होता है कि इनके हाथ में एक नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गया। किसका हाथ? छोटे वाले पेपर बेचने वाले समीर का हाथ। ठीक, और फिर मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर हाथ की गर्माहट अब तक महसूस हो रहा था उसको, है ना। चलिए, तो ये बातें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये अगले दिन कह रहा चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मतलब ये 2 दिन से जो ये लोग मिल रहे थे, वो जो एक अलग मुस्कुराहट थी, देखने के बाद जो वो मुस्कुरा जाते थे, ये मुस्कुराहट अगले दिन नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, मेरठ में हो क्या गया था कि मेरठ में ना एक बहुत गड़बड़ हो गया था, यानी कि वहां पे एक सांप्रदायिक दंगा हो गया था। ठीक है, तो जब सुर्खियों मतलब जो समीर फर्स्ट होता है वो साइकिल रोकता है और पेपर की जो फर्स्ट पेज होता है उसके तरफ जब देखता है तो उस सुर्खियों में बड़े बड़े अक्षर में लिखा था क्या? सांप्रदायिक दंगा के बारे में। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मतलब ये समीर से पूछना ही शुरू किया, लेकिन समीर तब तक में इधर से क्या बोलता है छोटे वाले समीर कि मैं मुस्लिम हूं। ठीक है, और ये जैसे ही बोला तो कह रहा और मेरे सभी लोग मेरठ में है। और उसकी आंखें भर आई जब मैंने कंधे पर हाथ रखा, उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। मतलब क्या हुआ था कि जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था तो इसमें इसके दोस्त लोग भी मारे गए थे। तो देखिए, यहां पे ये कहानी किस चीज को दिखा रहा है कि ये जो सांप्रदायिक दंगा हुआ ये किसको दिखा रहा है? ये धर्म को दिखा रहा है। ये मतलब यहाँ पे जो असमानता को दिखा रहा है। ठीक है, इसे क्या हुआ, एक लड़का जो था समीर फर्स्ट, उसको पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, इसके पास क्या था, ये भी असमानता को दिखा रहा है। ठीक, क्योंकि एक के पास अपॉर्चुनिटीज था, एक के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं था, इसलिए वो काम कर रहा था, है ना। चलिए, अब देखिए, कह रहा कि समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए और उन्हें बताइए। तो ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या क्या अंतर बता सकते हैं कि इस तरह से कह सकते हैं कि एक के पास क्या था, पढ़ने की आजादी थी, वो स्कूल जाया करते थे, एक के पास वो नहीं था, एक अमीर थे एक गरीब थे, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके 2-3 अंतर दिखा सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखते हैं, अगला पेज। देखिए, फिर जब अगले दिन क्या होता है, जब ये आते हैं, ठीक, जब बड़े वाले समीर आते हैं तो यहां देखते हैं इस चौराहे पे, तो उसको कोई मतलब वो जो रोज पेपर बेचने आता था और इसके और पेपर बढ़ाता था, कहता था लो ये तुम्हारी हिंदी पेपर, आज वो लड़का उसको नजर नहीं आता है वहां पे। ठीक है, अब क्या होता है कि वो इधर उधर नजर घुमा के देखते हैं। आज के बाद अब जमीर जो फर्स्ट होता है उसको कोई अखबार देने वाला नहीं होता है, या अखबार के ऊपर की जो मुख्य बातें होती थी वो बताने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि उसके उस दिन के बाद फिर उसको वो लड़का नहीं मिलता है। ठीक है, कह रहा एक समीर जहां, अब देखिए, एक समीर था जो स्कूल जाया करता था, उसे अंग्रेजी अच्छी आती थी। कहीं ना कहीं दूसरी समीर जो है आपका, देखिए दूसरी समीर जो था उसको क्या होता था, वो हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं क्या थी, अलग थी, फिर भी एक दूसरे से बात कर पाए। मतलब देखिए, एक की भाषाएं अलग थी, है ना, लेकिन
वो क्या था, फिर भी ये दोनों बातें कर पा रहे थे क्योंकि इसके लिए कोई प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी क्या थी, अलग अलग थी, है ना। जिसमें कहा एक समीर जो था वो कौन था, हिंदू था। समीर दो क्या था आपका, मुस्लिम था, है ना। अगर देखा जाए तो बहुत चीज की भिन्नताएं थी उसमें, लेकिन बात एक थी, क्या, दोस्ती, है ना। दोस्ती एक ऐसी मतलब लकीरें हैं जिसमें बड़े बड़े धर्म जात सब टूट जाते हैं उसमें, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पे तो देखिए फर्क तो था, लेकिन वो क्या करते थे, इस चीज को नहीं मानते थे, है ना। फिर कह रहा है समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला, बिल्कुल मिला, है ना। समीर दो रोज स्कूल गए, जबकि अगर हम अब इसकी जो भोजन घर की कब मतलब जो रहन सहन था वो अलग था। जबकि समीर जो दो था उसको ना तो कभी बचपन से वो स्कूल गया न, क्योंकि इसके पास उतना था नहीं, ना खाने का था भोजन था, ना पहनने को कपड़ा था। बस वही था कि अपना पेट पाला जाता था, किससे, पेपर बेच के अपना काम चलाते थे। तो ये कहीं ना कहीं किस चीज को दिखा रहा है, असमानता को। जो ये दोनों का अलग अलग धर्म था, ये किसको दिखाया, विविधता को। विविधता अच्छी है लेकिन असमानता अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए, एक के पास अवसर था, एक के पास अवसर नहीं था, इसका मतलब अवसरों की कमी क्या है, ये असमानता को दिखाता है साथियों। चलिए, अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी क्या था, ये भी असमानता था, विविधता नहीं था, ठीक है। ये लेकिन अमीरी गरीबी ये विविधता था, विविधता नहीं था, क्या था, ये क्या था, आपका असमानता था। देखिए, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था भी क्या है, आपको असमानता है ना। जाति व्यवस्था भी किस चीज को दिखा रहा है, असमानता को दिखा रहा है, ठीक। और इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे के आधार पर लोग किस किस तरह के काम करते हैं, जो लोग जिस जाति में पैदा, देखिए क्या होता है, यही तो जाति व्यवस्था की असमानता है, जो क्या करता है कि लोगों को अलग अलग समाज में बांट दिया गया है। जो जिस काम से मतलब जो जिस वर्ग के हैं उसका काम भी अलग होता है। अगर मानो कि वो दूसरे वर्ग के लोगों की शिक्षा भी ले लेता था तो उसे काम करने की आजादी नहीं होती थी। इसीलिए लोग दूसरे वर्ण के या दूसरे जो समाज की जो शिक्षाएं होती थी वो ग्रहण नहीं करना चाहते थे, है ना। अब डिपेंड करता है कि कह रहा है कि ये जाति क्या होता था, तो जो लोग जिस जाति में पैदा हुए उसका जाति वही होता था, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए, है ना, बात कर रहा है कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए, है ना, तो आपकी जाति क्या हो जाएगी, आपकी जाति शब्द जुड़ जाएगा आपके नाम में और आप क्या कहलाएंगे, कुम्हार कहलाएंगे, है ना। यही तो था जाति व्यवस्था, है ना, कि आप जिस जाति में पैदा हुए आपके नाम में उस जाति का नाम जुड़ जाएगा और आप ये जाति व्यवस्था यही कहलाता है। चलिए, अब है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। देखिए, अब देखिए ये विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती, बात इसके बारे में करते हैं कि देखिए समीर एक और समीर दो, दो अलग अलग समीर हुआ करता था, लेकिन उसके क्या धर्म तो अलग थे, है ना। धर्म क्या थे दोनों का, ये दोस्त तो बने थे लेकिन इसके क्या थे, धर्म अलग थे। अगर धर्म अलग होगा तो रहन सहन भी अलग होगा, उसके खान पान भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आप अगर बाद वो मतलब ये बच्चों की कहानियां हैं तो बच्चों की तरह ही दिया हुआ है ना। हमको इसमें से जो मतलब वो सारे बातें को लेके चलना है जो आपके काम का हो, है ना। तो चलिए, तो वही कह रहा है कि अगर आप क्या होता है किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा उसका खान पान अलग है। जब अगर अलग अलग संप्रदाय मतलब धर्म के लोग हैं तो आपको अलग अलग ये चीज देखने को मिलेगा। वहां कहानियां भी अलग अलग आपको सुनने को मिलती है। कह रहा है कि मान लीजिए कि विविधता के अगर हम समृद्धि के बारे में बात करें तो कह रहा है कि मान लीजिए एक खास क्षेत्र में दो ही प्रकार के लोग कपड़े पहन रहे हो, दो ही तरह के लोग रहते हो, दो ही तरह के पशु पक्षी पालते हो, तो क्या ये कहानियां बन सकती है, नहीं बन सकती है ना। जब तक अलग अलग मतलब जगहों के लोग अलग अलग प्रकार के लोग जब एक साथ मिलेंगे नहीं तब तक ये कहानियां आपको अलग अलग सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।
अब यहां पे आता है साथियों बातें क्या कि, है ना, अब है भारत में विविधता की, है ना। चलिए हम बात करते हैं भारत में विविधता की। कह रहा कि भारत विविधताओं का क्या है, देश है। हमने बात किया था कि इसमें क्या है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। कह रहा कि यहाँ पे हम विभिन्न भाषा बोलते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं। आपने देखा साथियों पीछे कि आपको दिखा कि आप लद्दाख में जाए तो अलग त्योहार मिलेगा, केरल में आए तो अलग त्योहार था आपका, नॉर्थ ईस्ट में जाए तो वहां की भाषाएं अलग, त्योहार अलग, रहन सहन अलग, है ना। यही तो हमारी विविधताएं हैं। और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन आपको दिखेगा, अलग अलग क्षेत्र में लोगों जो है अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम सभी क्या है, एक है। क्या, चलिए बातें समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे एक बात लिखी हुई है, देख लेते हैं। ये बात है क्या कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे काम, नीचे लिखे, एक मिनट, भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहां उनमें से एक तरीका बताया गया है, दो और तरीके लिखिए। तो यहाँ पे क्या करना, आपको अपने से भरना है कि ये क्या क्या हो सकता है। जैसे देखिए प्रार्थना या इबादत खाना, है ना, तो अलग अलग धर्मों में किस तरीके से, जैसे हिंदू में भक्ति गीत गाया जाता है, जैसे शादी करना तो अलग अलग धर्म में, जैसे किसी में क्या होता है, मान लीजिए एक होता है क्या आपका अदालत में रजिस्टर कोर्ट मैरिज होता है, फिर एक में क्या होता है आपका हिंदू में अलग रीति रिवाज है, मुस्लिम्स में अलग रीति रिवाज है। कपड़े पहनने की बात करें तो हमने बात किया था कि रहन सहन में, तो आप देखेंगे कि अगर मणिपुर की औरत जो होती है वो फनेक पहनती है, ठीक है। वही आप चले जाएंगे गुजरात या राजस्थान साइड चले जाएंगे तो वहां आपको अलग टाइप का कपड़ा पहनने को, मतलब पहनावा देखने को मिलेगा। अभिवादन करना, तो आप अभिवादन देखेंगे नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। फिर वही अगर झारखंड के आदिवासियों की बात करेंगे तो एक दूसरे को क्या बोलता है, जोहार कहता है प्रार्थना में, ठीक है। चावल पकाना, कहीं आप देखेंगे कि बिरयानी बनता है, कहीं चावल दाल अलग अलग बनता है, कहीं खिचड़ी भी देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, खान पान को दिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम विविधता को कैसे समझें, ठीक है। यहां बात कर रहा है कि हम विविधता को कैसे समझें। कह रहा है करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, देखिए अब पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि 200-250 साल पहले रेल नहीं हुआ करता था, हवाई जहाजें नहीं हुआ करती थी, तो लोग क्या होता था बैलगाड़ियां से, ऊंट से और घोड़े से एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, ठीक है। अब देखिए होता क्या था कि ये लोग जब जाते थे ना तो अक्सर खेती और बसने के लिए नए जमीन की तलाश में जाते थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी क्षेत्र में सुखाड़ पड़ गया तो अब वहां पे बारिश ही नहीं हो रही, तो वहां फसल भी नहीं होगा, तो वो लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। फिर कहीं बाढ़ आ गया तो वहां से अपना फिर दूसरे जगह जाते थे, है ना। तो उनका कार्य यही था कि खेती भी करना है और वहीं बस जाते थे, क्योंकि तुरंत ऐसा तो नहीं फ्लाइट से गए दिल्ली, दिल्ली से लौट के आ गए अपना बिहार या पटना आ गए, है ना, वैसी व्यवस्थाएं तो नहीं थी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, जाते थे और वहां बस जाते थे। कह रहा इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। अब एक बात बताइए कि अगर वो लंबे समय तक यहाँ ठहरेगा, कह रहा इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग घर बार छोड़ देते थे और उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता था, और इसीलिए कुछ लोग क्या करते थे कि अपना ये काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। अब सोच के देखिए कि जहां जाके ये बस जाएगा, जहां जाके ये लोग बस जाएंगे तो क्या होगा, इनका अपना कल्चर होगा। मान लीजिए कि एक क्षेत्र है ए आपका, यहाँ दूसरा क्षेत्र है बी, यहाँ पे अगर यहाँ का कल्चर अलग है और यहाँ का कल्चर अलग है, ये लोग क्या करता है यहाँ पे आके बस जाएगा तो क्या धीरे धीरे यहाँ का भी कुछ कल्चर को अपनाएगा, कुछ कल्चर यहाँ का अपनाएगा, ये ए बी का भी कल्चर ये अपनाएगा, है ना। तो यहां एक नया कल्चर का डेवलप हो जाएगा। कैसे, कुछ अपना भी रहेगा और कुछ बी का, मतलब कुछ कल्चर ए का भी रहेगा, कुछ बी का रहेगा, ये दोनों का क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक नए कल्चर डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो वही कह रहा है कि जब नई जगह पे लोग बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा क्या आ जाता था, बदलाव आ जाता था। नई चीजें वे नई जगह पर अपना क्या करता था, अपना
लेते थे, कुछ लेते थे और कुछ चीजों को पुराने ढर्रे पर ही रहते थे। मतलब क्या करते थे, हमने अभी क्या बताया कि एक या कल्चर को कुछ यहां तक लाया और कुछ पी के कल्चर, दोनों को मिक्स करके यहाँ पे नए कल्चर को अपनाते थे ये लोग, जिसकी भाषा, भोजन, धर्म, संगीत आदि सब कुछ नए पुराने का मिश्रण था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे क्या होता था, ये एक मिश्रित संस्कृति उभर कर सामने आता था। हमने बोला अभी क्या होता, मान लीजिए ए की संस्कृति अलग है, बी की संस्कृति, अगर दोनों एक साथ मिलता है तो वहां एक नई संस्कृति, नई कल्चर का जन्म होता है। चलिए साथियों, बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां पे है थोड़ा सा बातें यहां दी हुई है ना, देख लेते हैं क्या है। हाँ, कह रहा है कि अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि विभिन्न तरह के संस्कृति और प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने का योगदान किया है। ये बात सत्य है। फिर कह रहा है कि इस तरह कई क्षेत्र में विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस तरह सामंजस्य बैठाते हैं और उससे भी विविधता उत्पन्न होती है ना। उदाहरण के लिए समुद्र के पास, अब देखिए यहां पे एक चीज को दिखाया है कि क्या अगर जो समुद्र के पास रहने वाले लोग और पहाड़ी इलाकों के पास रहने वाले लोग, क्या इसमें फर्क होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा फर्क होगा, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों का खान पान, पहनावा, पोशाक सब अलग होगा। फिर अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, वहां ठंडा पड़ता है तो वहां का अलग मतलब खान पान होगा, रहन सहन अलग होगा। तो सब कुछ कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो गहराई से सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं हम इसमें। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है भारत के एटलस में भारत का नक्शा ढूंढिए और उसके दोनों क्षेत्र में लद्दाख और केरल के बारे में यहाँ पे आपको पूछ रहा है। तो हमने इसके बारे में पीछे बताया भी था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया गया है, लद्दाख के बारे में कुछ लिया है ना। चलिए हम लद्दाख के बारे में देखते हैं क्या है। ठीक, अब देखिए कह रहा है लद्दाख जो है ना आपका जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा हुआ क्या है, रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तान वो बालू वाला रेगिस्तान नहीं है। यहाँ पे क्या है कि साल के मैक्सिमम टाइप ये बर्फों से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या खेती संभव है? नहीं, कम खेती हो पाता, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक क्या होता है, बर्फ से ढका होता है और यहाँ कम पेड़ पौधे होते हैं। जब हल्की फुल्की गर्मी आती है तो ये बर्फ पिघलते, कुछ क्षेत्र के बर्फ पिघलते हैं जहाँ पे ये लोग हल्की फुल्की खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो क्या यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों का जीवन यापन करने का साधन क्या होगा? तो इन्होंने ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, तो ये कह रहा है कि गर्मी महीनों में बर्फ पिघलने से पर ही निर्भर करते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ के लोग ना एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जो हमने बताया था पीछे कि यहाँ इसमें क्या होता है, पश्मीना ऊन निकलता है। और पश्मीना ऊन का ना जो शॉल बनता है ना, वो शॉल काफी कीमती होता है। तो उस समय भी ये लोग शॉल बनाया करते थे और ये शॉल जो है वो बिकता था, है ना, महंगे दामों पे बिकता था। ये लोग आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे शॉल बना रहे हैं, है ना। आपको पश्मीना ऊन से शॉल बनाता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये है ना, ये वाला फोटो में आपको दिख रहा होगा कि ये पश्मीना ऊन से शॉल बना रहे हैं और ये काफी महंगा बिकता था। और ये आपके अरब देश, अरब क्षेत्र में जाता था, उसके बाद आपको चीन में जाता था और ये महंगे दामों में बिकता था। ये था। उसके बाद ये लोग क्या करते थे, गाय पालते थे। ठीक, और क्या पालते थे, याक पालते थे। क्योंकि याक के शरीर पे आप देखिएगा बाल बहुत ज्यादा होता है और बाल ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि वो उस इन्वायरमेंट में आराम से सरवाइव कर पाता है ना। तो उसी का वो लोग क्या करते, दूध खाना, मतलब ये गाय और याक के दूध या फिर उसका मांस खाना या फिर उसके मक्खन निकालना, यही सब उनकी अपनी एक कह सकते हैं कि इनकी कार्यशैली था। तो रेगिस्तान में का होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। कहानी यही है, हमने बोला कि ये ऐसा बात नहीं था कि रेगिस्तान कहने के कारण यहाँ व्यापारी नहीं आएंगे। यहाँ तो व्यापारी बहुत आते थे। ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो था, उधर से सिंध प्रांत से होते हुए उधर से एंट्री होता था लद्दाख होके। लद्दाख में बहुत सारी घाटियां है, उस घाटी से होके व्यापार के लिए लोग आते थे। वो एक अच्छा रास्ता भी था। अब देखेंगे तो इसी रास्ते से क्या होता था, लद्दाख के इसी रास्ते से लोग तिब्बत जाते थे और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार होने के पीछे मेन रीजन यही था कि वहां से लोग आते थे यहाँ पे, मतलब व्यापारी लोग। तो इसी रास्ते से क्या हुआ कि आपका बौद्ध धर्म का प्रचार करते करते लोग तिब्बत तक
पहुंचता है। इसीलिए लद्दाख को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां एक बात फिर से देख लीजिए, यहीं पे लिखा हुआ है करीब 400 साल पहले लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। हम बोल सकते हैं कि जो आपका लद्दाख क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो इस्लाम का उदय हुआ वो करीब 400 साल पहले हुआ। और आज अगर देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या में मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अब हम तब पीछे हमने बताया था कि एक वहां की गाथाएं थी, जो लद्दाख में गानों और कविताओं के बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है, जो तिब्बत के क्या था, तिब्बत का ग्रंथ था। एक कहां का, तिब्बत का ग्रंथ था, क्योंकि ये लद्दाख को भी हम लोग क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत कहते हैं। ठीक है, इसको छोटा तिब्बत कहते हैं। तो वहीं का एक ग्रंथ था जिसका नाम था आपका केसर सागा। क्या नाम था, केसर सागा, जो यहाँ पे क्या था, काफी प्रचलित था। ठीक, कहां पे आपका, लद्दाख में। और यहाँ पे स्थानीय इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते थे और नाटक खेलते थे इस पे। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं था कि ये बौद्ध ही सिर्फ गाते थे, इसको दोनों मतलब मुस्लिम और बौद्ध दोनों गाते थे और इस पर नाटक भी खेलते थे। तो चलिए बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा केरल की बात कर लेते हैं। ये रहा केरल आपके सामने। ये कहाँ है आपका साथियों, ये पड़ जाता है आपका सबसे दक्षिणी और पश्चिमी तट पर है ना। ये अगर भारत को हम इस तरह से दिखाने का कोशिश करें, यहाँ पे केरल है, ये वाला पार्ट आपका तमिलनाडु है, तो ये वाला हिस्सा है आपका केरल का। इधर से आप देखेंगे तो ये पहाड़, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, और इधर से आप देखेंगे तो ये अरब सागर है जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसमें बात करते। कह रहा है केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ क्या है, एक राज्य है, जो क्या है, एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है पहाड़ी से घिरे होने के कारण यहाँ विविध प्रकार के मसाले क्या होते हैं, उगाए जाते हैं। जैसे देखिए काली मिर्च आपको देखने को मिलेगा, लौंग हो गया, इलायची आदि यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था, ठीक है, तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे अरबी और यहूदी आया था। क्या करने, व्यापार करने आया था। कहां पे, केरल में। वो किस चीज के लिए आया होगा, सोचिए, ये मसालों के व्यापार के लिए आया होगा। ठीक है, अब देखिए एक अगर हम बात करें तो लगभग 2000 साल पहले, कब की बात कर रहे हैं हम, 2000 वर्ष पहले। ठीक है, 2000 वर्ष पहले एक ईसा मसीह के मतलब धर्मदूत आया था, जिसका नाम था सेंट थॉमस या संत थॉमस भी कहते हैं उसको। ठीक है, वो आए थे कहां, भारत के केरल में आए थे, और केरल के रास्ते ही आए थे किसका, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, है ना। तो हम कह सकते हैं, यहां देखिए लिखा हुआ भी है आपका। ठीक है, देखिए अरबी यहूदी कहाँ आए थे, केरल आए थे व्यापार करने के लिए। देखिए ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग कब आते हैं, 2000 साल पहले आते हैं, और कहा जाता है कि भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय इसे ही दिया जाता है। तो बातें क्लियर हुई। अब देखिए, अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे इब्न बतूता जो था ना, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, जो रेहला नामक पुस्तक लिखा है, वो भी यहीं पे आते हैं, केरल आते हैं, और वहां से जब भारत की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ की यात्रा वृत्तांत में ना लिखते हैं कि यहाँ पे बसे मुसलमानों को ना काफी इज्जत किया जाता है और इज्जत मिलता है। ये बात इब्न बतूता लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप वास्को डिगामा के बारे में अगर बात करेंगे, 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा यही केरल में आया था, है ना, केरल के तट पे आया था। और यहाँ पे कौन इनका स्वागत किया था, जमोरिन किया था स्वागत। ठीक है, और ये भी आए थे मसाले के ही व्यापार के लिए। फिर आगे कह रहा, इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल में विभिन्न धर्मों का मतलब केरल के लोग जो है ना विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें कौन है, यहूदी है, इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध है ना। ये सभी धर्म यहाँ पे शामिल है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग आए, कुछ बस गए, और बसे तो यहाँ पे उस धर्म का धीरे धीरे प्रसार हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहा चीन के व्यापारी केरल भी आए थे। अब देखिए इसका कहां से मिलता है, इसका साक्ष्य कहां से मिलता वो देखते हैं। कह रहा है कि जो मछली पकड़ने वाला जो केरल में जो जाल था ना, उस जाल का जो इस्तेमाल चीन मछली पकड़ने किया जाता था, उसका नाम कह रहा है चीन के जालों से हूबहू मिलता था। मतलब जो जाल चीन में बनाया जाता था मछली पकड़ने के लिए ना, वही जाल आपको यहाँ मिलता है। इसीलिए उस जाल का नाम दिया था चीना वाला, है ना। इस जाल का नाम क्या था, चीना वाला नाम था। ठीक है, अच्छा
मछली अगर पकड़ रहा है भाई, वहां पे मतलब मछली है मेन पालन, तो वहां मछली को खाने के लिए एक बर्तन भी तो चाहिए जिसमें फ्राई होगा मछली। तो मछली को तलने के लिए लोग जो बर्तन का इस्तेमाल करता था, 1 मिनट पेन को थोड़ा पतला कर लेता, ठीक है, जो ये इस्तेमाल करता था उसे क्या नाम दिया गया था, चीना चट्टी नाम दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि जिसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि कभी न कभी चीनी व्यापारी या यात्री भी यहाँ आए होंगे, और इसीलिए यहाँ पे ऐसा साक्ष्य देखने को मिलता है। इसका चीनी का आने का साक्ष्य 2 है, एक तो चीना चट्टी उसके मछली तलने का बर्तन, और दूसरा अब मछली पकड़ने वाला जाल, जिसको क्या कहा गया है, चीना वाला। ठीक, चलिए अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पेज पे आते हैं। ये रहा, आप देखिए ये नौका दौड़ है, ठीक है, ये आप देखेंगे इस पे ढेर आदमी आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, है ना। ये नौका दौड़ है, जो मतलब एक फेस्टिवल है जो ओणम के त्योहार पर ये प्रतियोगिता किया जाता है, और ये एक विशेष आकर्षण है इसके लिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात किया है कि अगर हमने देखे कि हम लोगों ने केरल और लद्दाख दोनों की अलग अलग बातें की है, ठीक है। कह रहा कि जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग, हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों का इतिहास एक ही प्रकार के संस्कृति का प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब के आने वाले लोग व्यापारियों से प्रभावित किया है, ठीक है। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती के लिए था, वही लद्दाख की जो है विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन और व्यापारियों की अपनी ओर खींचा। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन और उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता है। विविध संस्कृतियों की का प्रभाव केवल बीते हुए कल की नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे नए क्षेत्र में क्या होता है, चलिए यहां देखते हैं, है ना। तो कह रहा है कि नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है, और हम पहुंचते हैं ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोग के साथ रहकर अपने रोजमर्रा की जीवन मिलजुल कर चलाते हैं। ये बात अब सही है कि आप देखते होंगे कि आप जहाँ रहते हैं आसपास में कहीं ना कहीं अलग कास्ट के होंगे, अलग रीति रिवाज वाले लोग होंगे, लेकिन हम लोग सब एक साथ आसपास में मिलजुल के रह के अपना आगे रोजमर्रा के कामों में बिजी रहते हैं। अब बात करते हैं विविधता में एकता की, है ना। चलिए अब टॉपिक आता है विविधता में एकता। ठीक, ये विविधता में एकता क्या है, हमने अभी बात किया था कि अनेकता में एकता, वही अनेकता में एकता को विविधता में एकता कहते हैं। भारत में विविधता या अनेकता की को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। हमारे भारत का जो स्रोत मतलब ताकत का स्रोत है ना, ये विविधता या अनेकता में एकता ही तो है। कह रहा कि जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म और भाषा और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज के विरुद्ध क्या हुआ था, एक साथ भाग लिया था। किसमें, उसके विरोध में, है ना, उसके खिलाफ मिलकर सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी, और ये स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो अलग अलग लोग जो है उस परिवेशों के लोग भी इसमें शामिल हुए थे, और एकजुट होकर इकट्ठे होकर एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और कहीं ना कहीं अंग्रेज को यहाँ से अंततः जाना पड़ा था। तो यही तो हमारे भारत का एक ताकत था, क्या, अनेकता में एकता, है ना। चलिए इसी बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुस्तक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखाया है। तो ये जो बातें साथियों हैं, इसको, ये एक कविता है जो किस पर आधारित है, पहले वो बात कर लेते हैं, फिर इस कविता पर आएंगे और फिर क्लास का हम एंड करेंगे। देखिए ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे, वो है यहाँ पे आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी आपको यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे यहीं से ये क्या भाषण दे रहे थे, है ना। ये स्वतंत्रता दिवस के दिन का फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। ये जो गीत जो था ना, जिसको हम बताएंगे, वो अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जिसमें क्या हुआ था कि
एक ब्रिटिश ने क्या किया था कि निहत्थे पर, शांति प्रिय और निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जिसमें इकट्ठे होकर लोग क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे, और उसमें महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, सारे लोग इसमें शामिल थे एक साथ। उसमें अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति, जो रॉलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था, ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और इस पे सभा हो रहा था, है ना। इसमें बहुतों लोगों की, जब ये गोली अंधाधुंध चलवाया गया था तो इसमें बहुत लोगों की जान भी गई, बहुत लोग इसमें घायल हुए थे, और शहीदों के याद में ये गाना गाया गया था, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे ये गीत जिन विविधता के प्रति हमारा विश्वास को बनाए रखते हैं। और क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती है? तो स्वतंत्रता संग्राम ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी, है ना। करा झंडा, सॉरी, करा इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हमने अनेकता में एकता की बातें की थी कि भले लोग अलग अलग क्षेत्रों से थे, लेकिन सबका राष्ट्रीय ध्वज एक था, है ना। चलिए, सबने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे ही अपना आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी, मतलब किताब भारत की एक खोज, मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये बात लिखा कि भारतीय की एकता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये लाइन, क्या कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, है ना। जो ये भारतीय एकता है, किसी ने बाहर से हमारे भारतीयों पर नहीं थोपा गया है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। और यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत में विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता शब्द का चर्चा किया था या विचार दिया था। तो साथियों, ये यहां तक आपका ये कहानी होता है खत्म। अब लास्ट में वो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के जो वो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसमें एक गीत लिखी गई थी, जिस गीत का चर्चा इसमें है। हम उसका गीत का यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, कविताओं को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे। चलिए आते हैं पहले उस गीतों पे। चलो नीचे भाई हैं। चलिए, ये रहा गीत, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं क्या है ना। चलिए, कह रहा कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी आंसू बहा के हम पर बहा के जाना। क्या बोल रहा है? दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे चुन चुन कर फूल तोड़े, इस वीरान इस चमन में गुल खिला के जाना। और किधर गया भाई? हाँ, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, सूनी कब्र पर दिया जला के जाना। ये दिन खून हमारे प्यारे भूल न जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदुओं मुस्लिमों, चलिए एक लाइन छूट रहा है यहाँ पे, देख ले। गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, कोई एक सूनी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। होली खा, अब आगे है कि हिंदुओं और मुस्लिमों की होती है आज होली, कहते हैं, मतलब यहाँ पे है हिंदुओं और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग उस दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा कर जाना, दिन खून के आंसू, सॉरी, दिन खून के प्यारे हमारे भूल न जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय एवरीवन।